महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली में वोटिंग का काम पूरा हो गया है। जगह जगह बारिश के बावजूद वोटरों के जोश में कोई कमी नजर नहीं आई। आखिरी खबर मिलने तक महाराष्ट्र में तकरीबन 54% तो हरियाणा में 61% ज्यादा वोट डाले गए हैं। इसके साथ ही आज 17 दीगर रियासतों में भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। इनमें 2 लोकसभा और 51 असेंबली सीट पर वोटिंग हो रही है। यूपी में 11 असेंबली सीटों के अलावा बिहार में 5 असेंबली सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग हुई। इसी के साथ गुजरात की 6 असेंबली सीटों के अलावा केरल और तमिलनाडु की कुछ सीटों पर भी वोटिंग का काम मुकम्मल हो गया है। आज वोटिंग का काम माया नगरी मुंबई में भी देखने लायक था, जहां तकरीबन सभी फिल्म अदाकार ने वोटिंग में दिलचस्पी दिखाई। इस दौरान उन्होंने अपने तासुरात का भी इजहार किया। लोकतंत्र का ये महोत्सव महाराष्ट्र की विधानसभा के निमित्त से हमको दिखाई पड़ रहा है और मेरी जनता से अपील है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले। मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र में हम जिनको चुनते हैं उनसे अपेक्षाएं भी रखते हैं, हमारी आशाएं आकांक्षाएं भी उनसे जुड़ी होती है और सभी को ये अपेक्षाएं रखने का अधिकार है, लेकिन जो वोट करते हैं उनको ये अधिकार अधिक है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सभी लोग लोकतंत्र में सहभागी होए। अब बुजुर्गों से अपील है कि भाई वोट अगर आप करने नहीं जाएंगे तो आपको शिकायत का हक नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि ठीक है, आई थिंक दैट शुड बी। फर्ज निभाया है। हम देश की प्रोग्रेस चाहते हैं, इसीलिए हम वोट करते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है, तो हमें खुशी होती है काम करके। और कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से लोगों को? मैं सब नागरिकों से यही कहूँगा कि वोट जरूर करें। सर, कोई एक मुद्दा जो आप चाहते हैं? डेमोक्रेसी को जीवित रखना है बस। ये मत सोचिए कि क्या करना है, क्यों जाना, सब ठीक तो चल रहा है या सब गलत चल रहा है। तो दोनों एक्सट्रीम ओपिनियन नहीं लेनी चाहिए। जो भी चल रहा है, लेकिन वोट देने जरूर चाहिए। आपका तो है ही, आपका समस्या तो है ही, लेकिन बच्चों का भविष्य वो देखना है, उसके लिए जाइए। आप बच्चों के लिए स्कूल चले जाते हैं उसे छोड़ने, उसे लेने के लिए, और बच्चों के लिए वोट देने नहीं जाते। ये कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से। जिनकी उम्र एक 94 ईयर ओल्ड आदमी है, दूसरे 100 है, और एक ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर कहूँगा, जो 106 ईयर ओल्ड है। वो सब एफर्ट ले रहे हैं कि वोट करने का। तो मैं यही कहूँगा सभी को कि हम सब जो भी एलिजिबल है उन्होंने आके वोट करना चाहिए। आई थिंक हम सभी कल की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और अगर कल हमें और बेहतर करना है और आगे बढ़ना है हमें, तो आज से शुरुआत होती है। कोई भी चीज़ ओवरनाइट चेंज नहीं होती। ये हमारे राज्य के इलेक्शंस हैं, तो उस हिसाब से जो हमारे सामने जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रख के मैंने वोट दिया है। और मैं सभी को अपील करूँगा कि सब लोग आएँ और भारी तादाद में वोटिंग हो। हर आदमी जो है महाराष्ट्र का वो अपना मतदान करे और इस प्रोसेस में हिस्सा लें। We all love our city, we love our state। हम इस अपना राष्ट्र को खुशहाल देखना चाहते हैं। तो जो सारे मुद्दे हैं वो जो सबके हैं, जो एग्रीकल्चर है, एम्प्लॉयमेंट है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब हम नज़रअंदाज मतलब नज़र में रख के हम वोट करते हैं। हम सबके की एक ही एक्चुअली उम्मीद है कि हमारा राष्ट्र खुशहाल हो जाए और खुशहाल हो। सबकी जो समस्याएं हैं उनको कोई उनका हल निकाले। तो ये सब सोच के ही मैंने वोट किया। और सबको मैं कहना चाहती हूँ कि ये अपील करना चाहती हूँ कि आज का दिन है कि हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें। तो मैंने वोट किया है। निवेदन करूंगी सबसे कि आप आइए, वोट कीजिए, आपका हक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सभी से चाहूंगी मैं, सब मेरे फैंस को और बाकी जनता को, कि आप आइए और वोट कीजिए। तो मुझे लगता है हर एक को वोट देना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग। थैंक यू। वोट करना भी बहुत कूल होता है। देश के बारे में हम सिर्फ फेसबुक पे जाके या ऑनलाइन जाके जितने इश्यूज हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो एक्सप्रेस करते रहते हैं। ये एक दिन है 5 साल में मिलता है कि हम आकर जो बदलाव देखना चाहते हैं उसका एक हिस्सा खुद बने।
I'm very upbeat about what I'm hearing. I was a little worried that the rain would be a dampener. Traditionally, it's often said that the cadre-based parties do better when it's bad weather, but they can bring the vote out, and we tend to rely on the votes of regular people who might stay at home. But my colleagues everywhere are telling me that voters are coming out in good numbers. We have about 40% turnout everywhere, which is okay for this time of the day. And in the remaining 3-4 hours since after we speak, I feel reasonably confident we'll see the kind of result we've been expecting, which is a UDF victory. I mean, certainly the rains have been particularly bad in other places. Ernakulam is pretty much underwater. I heard my young colleague Haibi Eden MP, his home is underwater. So it sounds very, very bad in some places. इस मौके पर शशि थरूर ने स्ट्राइक पर सियासत के लिए बीजेपी के ऊपर निशाना भी साधा। Look, I mean, I think that these decisions are fortunately not taken by party officials. They're taken by responsible military officers and by responsible government ministers. So I would not take these comments that seriously. Somehow there is a tendency to escalate the drama around military action just in time for voting. Let us see if they still say these things once the voting is over. मुंबई में राज्यसभा रुकन सुभाष चंद्रा ने भी वोटिंग की। कोलाबा में सुभाष चंद्रा ने वोटिंग की। सुभाष चंद्रा ने लोगों से बड़ी तादाद में वोटिंग करने की अपील की। सरमायाकार पुनीत गोयनका ने भी कोलाबा के बूथ पर वोटिंग की। सब लोगों को मत डालना चाहिए और जो व्यक्ति या महिला मत नहीं डाले उसको फिर किसी भी सरकार को क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं रहता। तिहाड़ जेल में बंद कांग्रेस के लीडर डीके शिव कुमार से कर्नाटक के साबिक सीएम एचडी कुमारस्वामी ने मुलाकात की। इस मौके पर कुमारस्वामी ने इसी निजी मुलाकात बताते हुए हुकूमत पर निशाना साधा। अदालती तहवील में बंद डीके शिव कुमार को एक मजबूत इंसान बताने वाले कुमारस्वामी ने जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए। रियासत में कांग्रेस और जेडीएस में जारी तनाजे के बीच इस मुलाकात की वजह पुरानी दोस्ती बताई जा रही है। कुमारस्वामी ने मजीद कहा कि सियासी मुद्दे और निजी जिंदगी अलग अलग होती है, जिसका नतीजा है कि आज उन्हें यहां आना पड़ा। कुमारस्वामी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार सियासी बदले का मुकाबला कर रहे हैं और वो इसे मजबूती से लड़ने की कुव्वत रखते हैं। इससे पहले कुमारस्वामी डीके शिव कुमार की वालिदा से भी मुलाकात कर उन्हें तसल्ली देने गए थे। वाज़ेह रहे कि काफी दिनों से अदालती तहवील में रखे गए शिव कुमार की अदालती तहवील गुज़िश्ता दिनों 25 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी। Political issues are different. Friendship is different. Whatever political decisions in Karnataka, that is not important for us. Myself and DK Shivkumar, we worked together in the coalition government. The way in which he is facing vengeance politics. For that, actually, we are with him. Today I came to meet him. This cordial meeting, this is at this juncture, we have to give confidence, but he is very confident that he can face everything. He had that capacity. But future days, whoever wanted to do vengeance politics. इस दौरान साबिक सीएम कुमारस्वामी ने कर्नाटक के सियासत पर भी बातचीत की। This is my personal vision. We worked together. Today I came here to give confidence to him. We are all with him. For that reason only we came here. I think he is very strong, according to me. He will fight it with boldness about all these activities going on in political, vengeful politics.
he will going to face it according to. राष्ट्र असेंबली इंतखाब के दौरान सावरकर को भारत रत्न देने की सियासी दीगर रियासतों तक भी पहुंच गई है ये सियासत। कर्नाटक के साबिक सीएम सिद्धरमैया ने मशवरा दिया है कि हुकूमत को हिंदू महासभा लीडर की जगह लिंगायत संत को यह अवार्ड देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस समेत कुछ सियासी जमातें इसे बाबाए कौम के कातिल नाथूराम गोडसे से जोड़कर देख रही हैं, जबकि बीजेपी सावरकर को एक अजीम मुजाहिदे आज़ादी बताती रही है। वाज़ेह है कि शिव कुमार स्वामी जी का इसी साल जनवरी में 111 साल की उम्र में मौत हो गई थी, जिन्हें वॉकिंग गॉड के तौर पर समझा जाता था। तालीमी और सामाजिक खदमात के लिए किए गए उनके कामों को आलमी सतह पर तारीफ हासिल हुई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मुलाजिमों को राहत देने के बजाय रियासती पुलिस सख्ती बरतती नजर आ रही है। 15 से भी ज्यादा दिनों से जारी हड़ताल को देखते हुए पुलिस के उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाना अब शुरू कर दिया है। धरना दे रहे मुलाजिमों को हटाने के लिए कई जगह पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, जबकि मुखालफत कर रहे लोगों को पुलिस की हिरासत में लेती ही नजर आई। इस दौरान आम मुसाफिरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सवारी के इंतजार में परेशान मुसाफिरों का कहना है कि आरटीसी की हड़ताल से उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। दूसरी जानिब मुजाहिरीन अलग अलग शहरों में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। एक के बाद एक मुलाजिमों की खुदकुशी के बाद हुकूमत के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम चंद्रशेखर राव के सख्त फैसले के खिलाफ मजदूर यूनियन ने भी हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। उनका कहना है कि यह तानाशाही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 50,000 रोडवेज मुजाहिरीन रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को रियासती हुकूमत में मर्जर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके मुतालबे को खारिज करते हुए उन्हें सस्पेंड कर चुकी है, जिसके बाद से वो गैर मुद्दती हड़ताल पर हैं। कर्नाटक के शिवमोगा इलाके में लगातार बारिश से कई मकानात गिरने की खबर है। इलाके में गुज़िश्ता रात 3 मकान गिरने से कई लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें मकामी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि पहले सेशन में हुई भारी बारिश से और सैलाब से रियासत का हाल बेहाल है। ऐसे में फिर बारिश से देही इलाके के लोग भी परेशान हैं। मुतासिर लोगों का कहना है कि इंतजामिया से शिकायत के बाद अफसरान ने जायजा लिया है। ऐसे में मुतासिर कुनबे को सरकारी मदद की जरूरत आन पड़ी है। हैदराबाद में दस्तगीर नामी एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये शख्स रात में अवामी रिहायशगाहों में पत्थर और नींबू जैसी चीजें फेंककर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा था। इलाकाई लोगों की शिकायत के बाद पुलिस लगातार वहीं नजर रख रही थी, लेकिन कामयाबी सीसीटीवी कैमरों के जरिए मिली। कैमरे के जरिए शिनाख्त होते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में डीसीपी सुमिता का कहना है कि कानून इंतजामिया से खिलवाड़ किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदारी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरा पुलिस स्टेशन के अंदर एक दस्तगीर नाम के एक आदमी को अरेस्ट करके रिमांड ले चुके हैं। इसके पीछे एक FIR was registered on 18 FIR 295, 506, 448, 341 सेक्शंस के अंदर की। इसका फैक्ट्स ये है कि एक हफ्ते के अंदर उस एरिया में लगभग 7:30 बजे ऐसा इंस्पेक्टर कुलसुपुरा को ऐसा इंफॉर्मेशन आया कि उस एरिया में सब्जी मंडी एरिया में स्टोन पेल्टिंग हो रहा बोल के लोकल यूथ को गैदर करके उधर गए। तो मगर उसके ऊपर केस होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम हुआ कि उस एरिया में दस्तगीर नाम के एक आदमी जो मीट बिजनेस दिलसुख नगर में करता, वो ब्लैक मैजिक करके सिर्फ एक ही कम्युनिटी के घरों के ऊपर ऐसा स्टोन्स डालता। कर्नाटक में देही इलाकों के खिलाड़ियों को आगे लाने की गरज से रियासती स्पोर्ट ओलंपिक मुनाकिद हो रहा है। 23 से 30 नवंबर तक होने वाले स्पोर्ट वे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस मामले को लेकर वजीर खेल KS ईश्वरप्पा ने महकमे के अफसरान के साथ मीटिंग की। इस मौके पर रियासती ओलंपिक तंजीम के सदर गोविंद राज ने तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही साथ उसकी जानकारी भी दी। उनका कहना है कि ऐसे खेलों से देही इलाकों में बेहतर खेलने वाले बच्चे दुनिया के सामने लाए जाते हैं, जिससे उनके मुस्तकबिल को बेहतर होने में मौका मिलता है और मुल्क में छिपे हुए अच्छे खिलाड़ी भी मिल जाते हैं।